तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ, कुछ कहानी आगे हम लोग की बहुत आगे बढ़ चुकी थी, आगे ना बढ़ चुकी थी कि नहीं? चलें, वीडियो ऑन है, देखें पीछे प्लीज़ एक बार चेक कर लें। ठीक है, चल रही है? ठीक, बहुत अच्छा। थोड़ा सा ये है कि आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का 6 लेक्चर। कौन सा? 6, हाँ कि ना? हाँ, तो बेसिकली आप सीरीज़ को समझें। सीरीज़ बेसिकली क्या है? एक्चुअल में सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाना सीखें, क्या? फिर फॉर्मूले का मास निकालना सीखेंगे, फिर मोल निकालना सीखेंगे, और फिर मोल के बाद कंसंट्रेशन, स्टोइकियोमेट्री, मोल एनालिसिस, ठीक, रिएक्शन में कैसे लगाते हैं, फिर रिडॉक्स, ठीक, और फिर उसके बाद आगे फिजिकल केमिस्ट्री बढ़ेगी। ठीक, समझेंगे? समझे? तो आज फिर फॉर्मूले तो बन गए हमारे। यस सर, फॉर्मूले तो बन गए। तो आज हम बनाएंगे क्या? और जिनको फॉर्मूले बनाने नहीं आते हैं तो वो जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है, वीडियो आपको जो है मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक। केमिकल फार्मूला सीक्रेट्स करके एक वीडियो है, वो चेक कर लें, ठीक, और आपको सारे फार्मूले बनाने आ जाएंगे। चलिए, आज हम पढ़ेंगे कुछ टर्म्स रिलेटेड टू एटम। टर्म्स रिलेटेड टू एटम। टर्म्स रिलेटेड टू क्या? एटम, ठीक। सबसे पहले एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। तो भैया परमाणु संख्या को ऐसे जी से डिनोट करते हैं, क्या? जी से। काय से? जी से। बहुत बढ़िया। जी की जेड है, जी की जेड। इंडिया में खास करके इसको जेड बोला जाता है क्योंकि बच्चा जी और जी में कंफ्यूज आता है, जी और जी में, ठीक, तो उसको जेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर जी। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है आप समझें। जैसे एक परमाणु है, उसके केंद्रक में, उसका ये केंद्रक है, उसका ये क्या है, उसका ये केंद्रक है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? यहाँ तक हम कहानी बढ़ा चुके हैं अपनी, ठीक। अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो न्यूक्लियस के अंदर ये दो जो हैं इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन में दो लोग आ जाते हैं, कौन से? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के बोला, इनको जो कितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हैं उनको हम बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या न्यूक्लियॉन के नंबर। किस चीज़ के नंबर? न्यूक्लियॉन मतलब दोनों के नंबर, ठीक। दोनों को मिला के कितना है? दोनों को मिला के कितना है? तो मास नंबर बेसिकली प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन, ठीक। और सिर्फ प्रोटॉन, ओनली प्रोटॉन, खाली प्रोटॉन की बात करें तो, खाली प्रोटॉन की बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? नहीं आया, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? अगर आपसे कहा जाए प्रोटॉन एटॉमिक नंबर तो समझना ये क्या बताना चाह रहे हैं हमसे? खाली प्रोटॉन के नंबर। किसके नंबर? लेकिन अगर मास नंबर बोला, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को मिला के, नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, यहाँ तक हमको समझ में आ गया, ठीक। अब जाहिर सी बात है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर, ठीक। इसको आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर मत बोलें। क्या समझ में आ रहा है? क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे कह रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो उतने ही होते हैं, तो आप इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी लिख दो, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के नंबर तो बराबर होते हैं। हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपने लिखना है तो आपने लिख सकते हो, लेकिन आगे आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्या? एक और चीज़। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपने लिख लिया, लेकिन एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी। क्या? न्यूट्रल एटम। कैसा?
न्यूट्रल एटम। समझे कि नहीं समझे? यस सर। क्योंकि अगर मान लो आपने सोडियम ले लिया तो सोडियम के पास 2,8,1 है, मतलब 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब सोडियम प्लस बनेगा, क्या बनेगा? सोडियम प्लस बनेगा तो ये 2,8 हो जाएगा, तो 11 प्रोटॉन है लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ इसका जी, चाहे इसके हिसाब से देखो चाहे इसके हिसाब से देखो 11 ही है, लेकिन इसका जी इसके हिसाब से 11 है पर इसके हिसाब से 10 है। नहीं आया? तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से चलोगे तो एटॉमिक नंबर बदल जाएगा ना। तो आप न्यूट्रल में माने कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। न्यूट्रल के केस में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तब आप कह सकते हो कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे? लेकिन अगर कैटायन या एनायन हो जाएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे ना, तब ये डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। समझे? आयन के केस में एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से नहीं रहेगा, फिर वो प्रोटॉन के हिसाब से, क्योंकि प्रोटॉन तो निकलते हैं नहीं कहीं, प्रोटॉन ना आते हैं ना जाते हैं कहीं बाहर। आना जाना किसका लगा रहता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये जब जाते नहीं है तो इनके हिसाब से ही देखो, इनके हिसाब से ही नहीं आया, क्योंकि ये लोग तो बदलते रहते हैं, ये लोग तो ये नहीं बदलते। नहीं आया? वो प्रोटॉन नहीं जाते हैं आते जाते। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेसिकली? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ, और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर हम ए से डिनोट करते हैं, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बोलो समझ में आ गया? यस सर। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस, या फिर ऐसा कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जब किसी एलिमेंट को लिखोगे, ध्यान समझो, जब किसी एलिमेंट को लिखोगे, जैसे मान लो आपने एक एलिमेंट लिखा x, क्या लिखा? तो आप यहाँ पे लिखोगे उसका एटॉमिक नंबर। क्या लिखोगे? एटॉमिक नंबर। यहाँ नीचे लिखोगे, यहाँ मास नंबर लिखोगे और यहाँ उसका चार्ज लिखोगे, प्लस माइनस में जो कुछ भी चार्ज है वो लिखोगे। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ठीक, तो इस साइड आप, इस साइड ऊपर क्या लिखा जाता है? मास नंबर। यहाँ पे क्या लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर। यहाँ पे क्या लिखा जाता है? चार्ज। तो एक एलिमेंट अगर आपका x है, ये कोई आपका एलिमेंट का सिंबल है, एलिमेंट सिंबल, ठीक है? तो जब आप किसी एलिमेंट के सिंबल को लोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर। क्या हो जाएगा? मास नंबर। ठीक, मास नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ नहीं? आ रहा है? यस सर। और ये क्या है? चार्ज। क्या है? ये बताता है कितना इलेक्ट्रॉन आया है या कितना इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज बेसिकली हमें ये बताता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन का आना जाना लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक, या कह सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री हमेशा सारा इलेक्ट्रॉन का खेल है। इलेक्ट्रॉन को समझ लो आप कि इलेक्ट्रॉन कितना गया, कितना आया, कहाँ से गया, कहाँ से गया, या हाँ कि ना, किस में आ रहा है, किस में जा रहा है। अगर ये सारी कहानी समझ में आ गई है तो समझ लो केमिस्ट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। बेसिकली आप समझें, टर्म रिलेटेड टू एटम, टर्म रिलेटेड टू एटम। यहाँ पर आपने क्या पढ़ा टर्म रिलेटेड टू एटम में? बताइए क्या क्या पढ़ा? क्या आपने एटॉमिक नंबर पढ़ लिया? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या कह सकते हो न्यूक्लियन। क्या? जो न्यूक्लियस में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? न्यूक्लियन न्यूक्लियस में रहते हैं। और न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोनों को मिला के बोला जाता है मास नंबर। क्या बोला जाता है? मास नंबर। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन है मास में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मास मतलब एटम का जो भार होता है उसमें हिस्सा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं लेता। क्यों? ध्यान समझें, अगर आप एक प्रोटॉन को देखेंगे, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, एक प्रोटॉन को देखेंगे, एक न्यूट्रॉन को देखेंगे, ठीक है, आप एक प्रोटॉन, आप एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन को देखेंगे, तो इसके ऊपर चार्ज, इसका चार्ज कितना होता है बेटिया? इसका चार्ज और इसका मास, इसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज। समझे? इसका जो चार्ज होता है वो होता है
मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक। इसका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इसका भी 1.67, लगभग नहीं, मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग बराबर होता है, बिल्कुल बराबर नहीं होता, ठीक। Yes, ये आप 12th में पढ़ेंगे जाके, मतलब मॉडर्न फिजिक्स में ये पढ़ते हैं, सर। ठीक है, कि जब मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो उसमें कुछ मास का अंतर आता है, ठीक, उसको मास डिफेक्ट बोला जाता है, तब समझेंगे। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, बोलो समझ में आ गया। यस सर। इन दोनों का लगभग क्या बराबर है, मास, और इन दोनों का लगभग क्या बराबर है, लगभग क्या, सेम चार्ज होता है, दोनों का चार्ज बराबर होता है, एक का माइनस में एक का प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समझो, इनको मास नंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हिस्सा लेते हैं किसमें, परमाणु के भार में, एटम के भार में दोनों हिस्सा लेते हैं। सर इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, इलेक्ट्रॉन भी लेता है, लेकिन उसका पावर, उसकी देखो उसका भार कितना है, -31, मतलब लगभग 1000 गुना, कितने गुना, 10,000 गुना क्या है, कम है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे समझो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन कैसा है कि मक्खी होना मैन, एक आदमी के ऊपर एक मक्खी बैठी हुई है, तो ऐसे बहुत सारी मक्खियाँ बैठा दो तो इस पे के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो सारा मास किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, प्रोटॉन। ये तो सब मक्खियाँ हैं इधर उधर टहल रही, नहीं आया। यस सर। सारा जो भार है वो किसकी वजह से आएगा, अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, किसकी वजह से आएगा। प्रोटॉन। तो फिर से समझ लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं टर्म रिलेटेड टू एटम, एटम से संबंधित कुछ टर्म्स, समझे यार। अच्छा, हमने पढ़ा कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूक्लियॉन रहते हैं, न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, और दोनों को मिला के बोला जाता है, दोनों के नंबर को ऐड कर दो तो बोला जाता है मास नंबर। क्या बोला जाता है, मास नंबर। अगर खाली प्रोटॉन देखोगे तो बोला जाएगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आप इलेक्ट्रॉन के संबंध में भी ले सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के संबंध में, पर मैं कहूँगा कि ना लो, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते रहते हैं, समझे, तो ना लो। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब किसके हिसाब से काउंट करो, प्रोटॉन के हिसाब से, समझ में आया। Yes. चलो यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अच्छा, मास नंबर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन किस में है, भार में, किस में है, भार में है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भार में हिस्सा लेते हैं, हाँ लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, इलेक्ट्रॉन लेता है, पर इलेक्ट्रॉन का इतना कम होता है कि वो समझो कि ऐसा है कि मक्खी होना मैन, मक्खी होना मैन, समझ में आ रहा कि नहीं। जी। तो बहुत सारी मक्खियाँ बैठ जाएं किसी आदमी के ऊपर तो उसमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो सारा मास जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आने वाला है, प्रोटॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आ गया कि नहीं। यस सर। अरे यार बोलो, यस सर। ठीक है। अब किसी सिंबल को लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, एक्स कोई सिंबल हो गया, यहाँ पर क्या लिखोगे, मास। यहाँ पर, हाँ। अब जैसे मान लो मैंने लिखा, सुनना, जैसे मैंने लिखा सोडियम, क्या लिखा, Na, तो आपको पता है ये सिंबल Na सोडियम का है, किसका है। सोडियम अब मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस, क्या लिख दिया, प्लस। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, यहाँ पे मैंने लिख दिया 11, कितना होता है यहाँ, 11 और यहाँ होता है 23, कितना होता है। 23। अब समझो, अब इसमें हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें निकालेंगे। इसका सिंबल तो आपको पता है सोडियम का है ये, ठीक। अब इसमें एटॉमिक नंबर मतलब जी, मतलब प्रोटॉन कितने हैं, 11, कितने हैं, 11। अच्छा सर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन देखो, प्रोटॉन कितने हैं पहले बताओ, प्रोटॉन कितने हैं, जी के बराबर मतलब 11, 11 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जी। 11 में से एक चला गया ना, 11 में से एक चला गया तो कितने हैं, 10। प्लस का मतलब एक चला गया, +2 का मतलब 2 चले गए, +3 का मतलब 3 चले गए, नहीं आया। यस सर। अब आते हैं न्यूट्रॉन पे, किस पे, न्यूट्रॉन पे। अच्छा एक बात बताओ, अगर 23 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलाकर कितने हैं, 23, कितने हैं, 23। तो और प्रोटॉन कितने हैं बताओ, प्रोटॉन बताओ। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के 23 हैं, जी। और इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 11। 11। तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 11 उधर चला जाएगा, तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे 23 माइनस 11 मतलब 12, नहीं आया। आ गया। तो आप न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करो, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करो, ऊपर वाला माइनस, ऊपर वाला मतलब A, नीचे वाला मतलब Z, तो न्यूट्रॉन आ जाएगा A माइनस Z, मतलब 23 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 12। बोलो समझ में आ गया, जी। नहीं आया। आ गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला के 23 थे,
उसमें प्रोटॉन है 11, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे 12। नहीं आया? आ गया। आया कि नहीं आया? Yes, sir. मतलब ये कब आएगा? A माइनस जी। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो? A ऊपर वाला माइनस जी नीचे वाला। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया जी। कि सन्नाटा छाया? Yes, sir. आ गया आ ना? गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अच्छा, हमने एटॉमिक नंबर पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। हमने मास नंबर भी पढ़ लिया, ठीक है। हमने जो है सारे सिंबल्स को, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालना भी सीख लिया सबका, ठीक है। सीख लिया कि नहीं सीख लिया? अब हम आप थोड़े बहुत 20-25 करेंगे यहाँ पे, हाँ, ताकि हमको एक आइडिया मिल जाए कि उसमें कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन हैं। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। यस सर। तो एक काम करो, इतना छापो, फिर अगले पन्ने पे हम तुमको बहुत शानदार तरीके से समझाते हैं, ठीक। चलिए छाप लीजिए। हो गया? अरे हो गया क्या? अच्छा, चलिए। तो सर आपने हमें एक चीज़ बताई, सन्नाटे वाले सर, एक बार बताओ। आपने बोला हमें प्रोटॉन होते हैं जी के बराबर, हाँ, और इलेक्ट्रॉन होते हैं जी प्लस माइनस चार्ज, प्लस माइनस। अगर इलेक्ट्रॉन चले गए हैं जी। तो आप घटा दोगे, और अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं तो बढ़ा दोगे। नहीं आया? माइनस का चार्ज है मतलब बढ़ गए हैं, प्लस का चार्ज है मतलब घट गए हैं, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन होता है ए माइनस जी। क्या होता है? ए माइनस जी। क्या हमको ये चीज़ याद हो जाएगी? यस सर। याद हो जाएगी? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देखो ध्यान, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, 1H1, 1H2, 1H3। हाइड्रोजन, क्या नाम है इसका? ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो। यस सर। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा कि नहीं? अच्छा, और देख लीजिए, हीलियम 2He4। हीलियम के बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो लिथियम 3Li7, ठीक है, 4Be9, 5B10 और C612, ठीक है। ये आपको याद ही है, हीलियम, लियोन, ये तो आपको पहले वाले लेक्चर में याद करवाया था, कराया था कि नहीं? अब इनके सिंबल हैं, 1 प्रोटॉन, इसमें 1 प्रोटॉन तो 1 इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज नहीं है, तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब न्यूट्रॉन कितने हैं? 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 0। भैया हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। अब देखो, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो सिर्फ क्या अंदर बचेगा? एक प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस, जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, बेटिया हाइड्रोजन न्यूक्लियस को आप क्या बोलोगे? क्या प्रोटॉन नहीं बोलोगे? हाइड्रोजन न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन बचा है, तो क्या प्रोटॉन नहीं बोलोगे? क्योंकि एक प्रोटॉन था, एक बाहर इलेक्ट्रॉन था, वो आपने निकाल दिया। तो जब H प्लस बना, क्या बना? जब आपने H से क्या बनाया? H प्लस, क्या बनाया? H प्लस बनाया। H से क्या बनाया? तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सिर्फ अंदर एक प्रोटॉन ही तो बचा, और उस न्यूक्लियस को, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बचा, उस न्यूक्लियस को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटॉन। क्या बोल रहे हैं? तो जब भी आपसे बोला जाए कि प्रोटॉन, तो आप सोचो H प्लस। क्या? H प्लस। नहीं आया? हाइड्रोजन न्यूक्लियस, प्रोटॉन, हाइड्रोजन न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान समझो, अगर आप हीलियम, क्या, हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो बिटिया। चल, अच्छा पहले ये बताओ, ड्यूटेरियम में क्या एक प्रोटॉन है? हाँ, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1, ए माइनस जी, ए माइनस, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला क्या आएगा? 1। हाँ, इसमें देखो, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं? 2। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। अबे क्या आइसोटोप क्या होते हैं हम बाद में बात करेंगे अभी, ठीक। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोएस्टर्स क्या होते हैं, आइसोडायफर्स क्या होते हैं, ठीक। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, ये सारी बातें करेंगे, ठीक। अभी बातें करेंगे, टेंशन ना लें। यस इस पूरे लेक्चर में यही काम करने वाले हैं अपन, ठीक। हाँ, ये समझ में आ गया?
ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, क्या हैं? आइसोटोप। तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन नहीं न्यूट्रॉन नहीं होता, लेकिन ड्यूटेरियम में होता है और ट्राइटियम में भी होता है। हीलियम में से 2 प्रोटॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन और 4 माइनस 2 तो 2 ही न्यूट्रॉन, हाँ कि ना? जी। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो खाली न्यूक्लियस बचा, बाहर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो निकाल दो तो क्या बचा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचे कि नहीं? बोलो जी। बोलो, ये क्या है? हीलियम न्यूक्लियस। क्या है? हीलियम न्यूक्लियस। हाइड्रोजन न्यूक्लियस को बिटिया हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। और हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हीलियम न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। नहीं आया? बोलो, समझ में आ गया? हीलियम न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं बिटिया? अल्फा पार्टिकल। अरे यार, अरे नहीं आया, बोलो। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप H+ और He+2 इसको ध्यान से समझो। जो प्रोटॉन होता है क्या होता है? H+। हाँ, इसका चार्ज कितना है? इसके ऊपर चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन का और इसके ऊपर मास कितना है? 1 mu। अभी 1 mu क्या है बात बताएंगे। एक प्रोटॉन मतलब 1 mu। कितना mu? अच्छा, हीलियम न्यूक्लियस मतलब जो अल्फा पार्टिकल है, क्या अल्फा पार्टिकल है? तो आप अल्फा पार्टिकल को लिखिए। अल्फा पार्टिकल जो है वो है He+2, उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, हाँ कि ना? 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 प्रोटॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज तो बराबर होता है और इसमें 2 mu यहाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है तो 2 mu यहाँ और 2 mu यहाँ, मतलब कितना? 4 mu। बोलो, समझ में आ गया? ये याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक, समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं आया? प्रोटॉन का चार्ज और प्रोटॉन का मास, हीलियम न्यूक्लियस मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज और अल्फा पार्टिकल का मास, ये याद होना चाहिए, बहुत काम आता है। अब समझ में आ रहा है? चलो, हाइड्रोजन पढ़ लिया, ड्यूटेरियम पढ़ लिया, ट्राइटियम पढ़ लिया, हीलियम और हीलियम का न्यूक्लियस भी पढ़ लिया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी पढ़ लिया, उसका चार्ज उसका मास भी देख लिया। ठीक, नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? लिथियम में 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन तो 7 - 3 कितना? 4 न्यूट्रॉन। ठीक, यहाँ पर भैया 4 प्रोटॉन 4 तो यहाँ पर 9 - 4 5 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 तो यहाँ पर 5 तो यहाँ पर 10 - 5 कितना हो जाएगा? 5। बोलो, समझ में आ गया? यस सर। यहाँ पर 6 तो यहाँ पर 6 तो यहाँ 12 - 6 तो कितना हो जाएगा? 6। नहीं आया? कुछ लोग को ये कन्फ्यूज़न होता है कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूट्रॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ये बराबर हो जाता है 6 6 6 5 5 5, लेकिन हमेशा बराबर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमेशा बराबर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आपको 6 एटॉमिक नंबर तक बता दिया है? बता दिया कि नहीं बता दिया? यस सर। अब आगे देखें। ठीक, ऐसे निकाल लेंगे बहुत सारे। अब जैसे आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन के बाद क्या आता है? नाइट्रोजन। क्या आता है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक, ये सारी चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। हाँ कि ना? सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक, अब ध्यान समझें। इसका एटॉमिक नंबर 11 नहीं, 7 8 9 10, हाँ 11 12 कितना? 12 13 14 और 15 और 16। बोलो, समझ में आ गया? यस सर। अब इसका देखो, ये 7C14 8 16, ये होता है आपका 9 19, ठीक, 20, ये 21 नहीं 20 के आसपास होता है, ये 23 है, ये 24 है, ठीक, ये 27 है। कितना है? और ये होगा आपका 28 फॉस्फोरस। ये 31 होता है। कितना होता है? 31। और ये होता है 32। कितना होता है? नहीं आया? आया कि नहीं आया? जी। क्लियर? अब ध्यान समझो, इसमें प्रोटॉन है 7 तो 7 क्या है? न्यूट्रॉन। तो 7 ही क्या है? मतलब 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन 7 न्यूट्रॉन, हाँ कि ना? इसमें 8 8 16 - 8 8, हाँ कि ना? ये यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है? न्यूट्रॉन। ठीक है, अब ध्यान समझो। फ्लोरीन
9 9 10, हाँ कि ना, 19 माइनस 9 10, यहाँ पे 10 10 और मे भी शायद 21 के आसपास होता है ये, तो 21 माइनस 10 11, हाँ कि ना। ये बताओ 11 11, 23 माइनस 11 12, अभी पिछली स्लाइड पे यही तो बताया था। यस सर। अच्छा ये 12, हाँ कि ना, और 24 माइनस 12 12, हाँ कि ना। यस सर। ये 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, तो 27 माइनस 13 14, 27 माइनस 13 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14 और 28 माइनस 14 में भी थोड़ा सा ये शायद 29 या 30 होता है, इतनी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती इसलिए याद नहीं रहते। 29 तो 29 मतलब 29 माइनस 14 15, कितना, यहाँ पे देखो 15, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉस्फोरस 15 15, 31 माइनस 15 16, कितना। अच्छा ये देखो 16 16 और 16 माइनस 32 माइनस 16 16, ये आइसोटोन है, क्या है, आइसो दोनों के क्या बराबर हैं, दोनों के, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो ये आइसोटोन है, आइसोटोन, ये भी क्या है, दोनों आइसोटोन है कि नहीं, आइसोटोन बोलो, जी। आइसोटोन, नहीं आया, अरे हैं कि नहीं आइसोटोन, यस सर। आइसोटोन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आइसोटोन का मतलब क्या बराबर है उनका, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। उनका क्या बराबर है, उनके न्यूट्रॉन्स बराबर हैं, क्या बराबर है, आइसो मतलब सेम, टोन एन आ रहा है वहाँ पे, मतलब न्यूट्रॉन में भी एन आता है, तो आप याद रखना है आइसोटोन का मतलब न्यूट्रॉन सेम है, क्या है, सेम है, न्यूट्रॉन सेम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से, बहुत बढ़िया, शानदार। इधर देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, सल्फर के बाद क्या आता है, क्लोरीन, क्या आता है, क्लोरीन, ठीक है। अच्छा क्लोरीन के बाद आपका आर्गॉन, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, ठीक। अब क्लोरीन होता है 17, ये हो गया 19 और ये 20, आर्गॉन हमने हटा दिया 20 से, ठीक। क्लोरीन देखो, एक होता है 36 वाला, एक होता है 37 वाला, हाँ कि ना, एक होता है 35 वाला, कितने वाला, एक होता है 35 वाला और एक होता है 37 वाला, नहीं आया, तो इनका हमको औसत भार लेना पड़ता है, क्या, औसत भार लेते हैं तो हमको लेना पड़ता है 35.5, कितना लेना पड़ता है, 35 क्लोरीन का कितना लेना पड़ता है, 35.5। हाँ वो कैसे निकालते हैं, एवरेज मास वो हम आके बताएंगे परसेंटेज में, ठीक। लेकिन अभी के लिए फिलहाल समझो, एक 35 वाला एक 37 वाला होता है, तो उनका औसत भार लेना पड़ता है, नहीं आया ना, तो 35 वाला लेंगे ना 37 वाला, कौन सा लेंगे, औसत भार मतलब एवरेज, क्या लेंगे, एवरेज। अब बताओ इसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या 17, क्या यहाँ पे 17, अब अगर इसके हिसाब से लोगे 35 के हिसाब से, हाँ कि ना, तो 35 के हिसाब से कितना बैठेगा जाके, 17 तुम्हारा इसके हिसाब से 20 बैठेगा, इसके हिसाब से 19, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 37 वाला लोगे तो 20, 37 माइनस 17 20, और 35 माइनस 17 18, कितना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसके हिसाब से 18 न्यूट्रॉन, इसके हिसाब से 20 न्यूट्रॉन, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया। पोटेशियम होता है 40 और कैल्शियम भी होता है 40, और यहाँ पे आर्गॉन भी होता है 40, कितना होता है, जो आर्गॉन हमने लिखा नहीं वो कितना होता है 40। अब इन दोनों का क्या बराबर है, इनका क्या भार बराबर है, इन दोनों का क्या बराबर है, तो ये है आइसो भार, क्या है, आइसो बार, आइसो बार मतलब क्या बराबर है, इनका एटॉमिक मास, क्या बराबर है, मास नंबर बराबर है, इनका आइसोटोन का न्यूट्रॉन बराबर है, क्या बराबर है, हाँ। तो चलो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। ये 19 40 माइनस 19 21, यहाँ पे हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 2 होते हैं, तो उसके हिसाब से अलग, उसके हिसाब से अलग, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा कैल्शियम के हिसाब से ये 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, तो ये भी 20 हो गया, नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसे कुछ और ले लेते हैं, ध्यान समझो। जैसे हमने ले लिया आयरन, क्या ले लिया, जो काम के हैं वो ले रहे, जैसे आयरन होता क्या होता, तो आपको पता है 26 56 होता है, 26 26 26 56 कितना होता है 26, और तो भैया बताओ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या 26 26 और 56 माइनस 26 कितना 30, कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई है। ये भैया हमने तो भैया सबके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सब खेल डाला है कि नहीं खेल डाला है। अब इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है यार, हाँ कि ना, बढ़िया समझ में आ गया। अब ये क्या है कि ये अगर कोई 9th क्लास में होता है, ये सब क्या होता है, कहाँ होता है,
तो 9th क्लास में पढ़ के आना चाहिए, पर नहीं पढ़ा या हमें नहीं पढ़ाया गया तो उन्हीं के लिए है। समझे कि नहीं समझे? यस सर। ये हमें पता होना चाहिए। ये आइसोटोन, आइसोबार, ये आइसो एच, ये सब कहाँ पढ़ाया जाता है? 9th क्लास में। कहाँ है? तो अगर कोई 9th क्लास का बच्चा भी है और वो इस लेक्चर को देखेगा तो उसका चैप्टर लगभग हो जाएगा, उसका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ये। समझे? चलो यहाँ तक कंप्लीट कर लो, ठीक है? देख लिया? 1 मिनट, चलो लिख लो फटाक से, ठीक है? चलिए, हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया? नहीं हुआ? ठीक है, चले, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अच्छा, अब एक चीज़ समझो, जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होता है उसका मास कितना होता है, ठीक? तो एक प्रोटॉन लगभग एक न्यूट्रॉन लगभग एक एमयू, या कभी कभी उसको एक यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और वो लगभग किसके बराबर होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। हाँ कि ना? या ग्राम में लिखोगे कितना लिखोगे? ग्राम में 1.67 इंटू 10⁻, इसको 1000 से गुणा करो। बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में ले जाने के लिए हमेशा गुणा किया जाता है। क्या करा जाता है? तो 10 की पावर 3 से करोगे तो +3 पावर आएगी, तो +3 इसमें जोड़ो, -27 + 3 -24, कितना? -24 ग्राम, ठीक है? -24 ग्राम। नहीं आया? आ गया। जो कि लगभग कितना होता है? 1/12वां हिस्सा, 1/12 ऑफ कार्बन C612। इसको रेफरेंस माना गया है। क्या माना गया है? जैसे मान लो, जैसे आपने कहा ये 1 मीटर है, हाँ कि ना? तो उसको स्टैंडर्ड यूनिट मानी गई ना, कि इतना लंबा पहले बनाया गया होगा, फिर उसको कहा गया, मतलब इतना बड़ा कुछ बनाया गया होगा, फिर कहा गया होगा इतना हम 1 मीटर मानेंगे। अब पूरी दुनिया में इसी को 1 मीटर माना जाएगा। नहीं आया? तो आपने पहले कोई रेफरेंस माना है कि नहीं माना है? ऐसे ही यहाँ पर भी आप एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन को जो 1 एमयू कह रहे हो, वो 1 एमयू क्या है? उसका रेफरेंस देना पड़ेगा ना, कि हमने इसको 1 एमयू माना है। जी। तो वो 1 एमयू किसको रेफरेंस मान के किया गया है? कार्बन का जो C612 वाला एटम होता है उसका 1/12वां हिस्सा, 1/12वां हिस्सा। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/12 पार्ट ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन C612। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, तो हमने लिखा 1/12 पार्ट ऑफ क्या? C612। बोलो, कहानी समझ में आ गई? अच्छा, व्हाट इज दिस U एंड एमयू? देखो, पहले पुरानी किताबों में इसको ऐसे लिखा जाता था, एटॉमिक मास यूनिट। क्या लिखा जाता था? एटॉमिक मास यूनिट, AMU। लेकिन अब इसको U लिख के आता है। क्या लिख के आता है? मतलब यूनिफाइड मास। यूनिफाई का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला के। यस सर। नहीं आया? उसका यूनिफाइड मास। बोलो हाँ कि ना? यस सर। चमका कि नहीं चमका? यस सर। तो एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज जो मास होता है उस लगभग वही न्यूट्रॉन के ऊपर होता है, वही 1 एमयू के बराबर होता है। फिलहाल के लिए समझ लें। मॉडर्न फिजिक्स में ये चीज़ ऐसे लिख दी तो मतलब तुमने गलत कर दिया, बहुत बड़ा तुमने धोखा कर दिया है साइंस के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। लेकिन केमिस्ट्री में हम फिलहाल के लिए इसको मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना कोई मसला आने वाला नहीं है। फिजिक्स जब हम रेडियो एक्टिविटी या फिर ऐसा कुछ पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, तो वहाँ पे ऐसे लिख देना मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मास को बराबर कर रहे हैं आप, जी। वो नहीं होता। समझ में आ रही बात? जी। लेकिन लगभग बराबर मानते हैं केमिस्ट्री में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। समझ में आ रहा है कि यस नहीं? सर। तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बराबर लगभग होता है, वो 1 एमयू के बराबर होता है। उसको एक यूनिफाइड मास बोल सकते हो। वो इतना होता है केजी में, और ग्राम में इतना होता है, ग्राम में। और वो कितना होता है? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन C612, कार्बन C612। हाँ कि ना? इसके ऊपर जेई ने 2 बार, जेई ने भी और नीट ने दोनों बार क्वेश्चन बनाए, 2 क्वेश्चन बनाए हैं इस पर, ठीक? समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो वो भी हम देखेंगे क्वेश्चन क्या थे वो, कि अगर वो कह रहे थे कि 1/12वां हिस्सा ना लेकर हम 1/6वां हिस्सा लें तो क्या होगा, ठीक? इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, डिस्कस करेंगे उनको, ठीक? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अच्छा,
अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझें। अब एक बात बताओ, जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन, क्या लिखा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हाँ कि ना? जी। या ये बहुत छोटा हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा? छोटा हो रहा होगा कि नहीं? तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हाँ कि ना? फिर उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। फिर कुछ और याद कर लें, जैसे आयरन, जैसे अब बताओ, इसका 1, इसका 4, इसका 7, हाँ कि ना? 1H1, 2H4, Li 7, 4Be 9, 5Be 10, 5B10, C6 12, ठीक? 7 14, ये कितना हो जाएगा? 8 16, ये हो जाएगा 9 19, ये 10 21, समझे? यस सर। इसके लिए 11 23, 12 24, 13 27, ठीक, 14 29 या 30 होता है इसका, कुछ मुझे ध्यान नहीं है इसका, ठीक, हाँ कि ना? तो ये इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए दिमाग में रहता नहीं है, ठीक। फॉस्फोरस 15 31, ये 16 32, ये कितना होता है? 17, इसको 35.5 लेके चलेंगे, कितना? अभी फ़िलहाल के लिए कितना लेके चल रहे हैं इसको? 35.5। ये हो गया आपका 18 20, कितना हो गया? ये 19 18 40, सॉरी 18 40, 19 40 और 20 40, समझे कि नहीं समझे? यस सर। अब यहाँ पे आ जाते हैं 26 56, 26 56, बोलो समझ में आ गया? यस सर। एक बात बताओ, एक प्रोटॉन है 1 mu के बराबर, जी। तो इसका भार कितना हो गया? इसका भार, मास, इसका मास कितना हो जाएगा? 1 u हो जाएगा। जी। 2 2 4, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 mu 2 mu, कितना हो गया? क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों बराबर है, जी। तो 2 प्रोटॉन 2 mu, 2 न्यूट्रॉन 2 mu, कितना? 4, तो इसका 4 u हो गया, कितना हो गया? 4। ऐसे ये 7 u हो जाएगा, जी। हाँ? यस सर। 3 प्रोटॉन 3 u, 4 न्यूट्रॉन है इसमें, वो 4 u, 3 u और 4 u 7 u, ठीक। तो जितना ऊपर वाला है उसी में u लगा दो, बस क्या लगा दो? यस सर। नहीं आया? अब ऐसे लिख दो 9 u, क्या लिखोगे? 9 u लिखो, 9 mu लिखो, बात देखिए, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। अच्छा, ये हो जाएगा 10 u, ये 12 u, ये 14 u, ये 16 u, ये 19 u, ये 21 u, कोई दिक्कत? ऐसे ही ये 23 u, ये 24 u, ये 27 u, ये 29 u, ये 31 u, ये 32 u, ये 35.5 u, हाँ कि ना? यस सर। और ये 40 u, ये भी 40 u, ये भी 40 u, हाँ कि ना? जी। और ये बताओ 56 u, कितना? 56, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात, समझ में आया कुछ? यस सर। कुछ समझ में आ रहा है? जी। सन्नाटा छा रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ। यस सर। अब सुनना, क्या आपको फॉर्मूले बनाने हैं? आपने फॉर्मूले बना रखे हैं, सारे बना रखे हैं कि नहीं बना रखे? तो चलो सबसे छोटे एलिमेंट से शुरू करते हैं, ठीक। एलिमेंट्स बना लेते हैं। एलिमेंट्स बोले तो यहाँ पर हम थोड़े नॉन मेटल ले लेते हैं। हाइड, चलो यहाँ पे आप नॉन मेटल में आप क्या ले लो? फ्लोरीन, क्लोरीन, हाँ चलो ब्रोमीन, वो सब छोड़ो जो, या फिर एक काम करो, आप एक काम करो, कुछ इंपॉर्टेंट वाले हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो आपको बहुत काम आएंगे, ठीक। जैसे हाइड्रोजन है, क्या बेटिया? हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। फिर उसके बाद नाइट्रोजन गैस, कौन सी गैस? फिर उसके बाद ऑक्सीजन गैस, कौन सी गैस? फिर उसके बाद ओजोन गैस, हाँ कि ना? कौन सी गैस? ओजोन गैस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। उसके बाद आपकी आ गई मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाँ कि ना? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, हाँ कि ना? फिर उसके बाद अमोनिया गैस, उसके बाद अमोनिया गैस। फिर उसके बाद क्लोरीन गैस, कौन सी गैस? फिर उसके बाद HCl गैस, कौन सी गैस? HCl गैस। फिर उसके बाद H2O, पानी, H2O वेपर या H2O लिक्विड, ठीक है, H2O
यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? यस सर। जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अच्छा, अब एक बात बताओ और ले लेते हैं, चलो इतने करें पहले, ध्यान समझो भैया। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, तो एक का एक एमयू, दूसरे का एक एमयू, कितने हो गए? 2 एमयू, हाँ कि ना? या फिर कह सकते हो 2 यू, क्या? 2 यू, कितना? इसका 14, एक का, और 2 हैं तो 14 14 28, तो 28 यू, हाँ कि ना? यस सर। कितना आ जाएगा? इसका 16 16 32, कितना आ जाएगा? 16 16 32, नहीं आया? आ गया। 32 यू, ये हो जाएगा 16 16 32, 16 तियाँ 48 यू, हाँ कि ना? यस सर। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 16 16, ठीक। जी। कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 16 32, 32 12 44, कितना? तो 12 प्लस 32 कितना हो गया बेटिया? 44 यू, कितना हो गया? 44। अब ये हो गया 12 और 16 28 यू, कितना हो गया? ये हो गया, ये आपका 14 और प्लस 1 1 1 3, तो 14 3 17, कितना हो जाएगा? 17 यू। अच्छा, क्लोरीन 35.5 प्लस 35.5, 35 35 70.5.5 तो हो जाएगा 71, कितना हो जाएगा? 71 यू। समझ में आया कि नहीं? यस सर। नहीं आया? और जिनको अरे समझ नहीं आ रहा है, देखो ऐसे लिखो 35.5 इंटू 2, कितने हैं? 2, तो कितना हो जाएगा? 71 यू, कितना हो जाएगा? अब 35.5 और 1 36.5, तो कितना हो जाएगा? 36.5 यू। नहीं आया? नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख लो, 1 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा? 36.5 यू। पानी 2 और 16, 2 प्लस 16 कितना हो गया? इसका 1 1 2, 2 प्लस 16 18 यू। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आ गया। आया कि नहीं आया? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया? जी। अच्छा, तो ये मॉलिक्यूल के हमने पहले मॉलिक्यूल बनाना सीख लिया था, आज हमने उसके मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीख लिए हैं, ठीक। ये मॉलिक्यूलर वेट हैं, मोलर मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, ये मोलर वेट नहीं है, ठीक है। मोलर वेट और मॉलिक्यूलर वेट में क्या डिफरेंस होता है हम अगली क्लास में बात करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। अच्छा, चलो और भयानक बनाते हैं कुछ, ठीक। जैसे आपसे H2S बोला जाए, क्या बोला जाए? आपसे H2S बोल दिया, आपसे H2O तो हो गया आपका, ठीक, नहीं आया। फिर आपसे पूछ दिया जाए SO2, क्या? SO3, फिर H2SO4, फिर H2S3PO4, फिर आपसे पूछा जाए HNO3, फिर H2CO3, नहीं आया? जी। H2CO3, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। बहुत बढ़िया, शानदार, मज़ा आ गया आपको, हाँ। जी। H2CO3 और कोई एसिड ले लेते हैं, ठीक है। जैसे HNO3 हो गया, HNO3 ले लिया हमने, ठीक। HNO3 हो गया, H2CO3। अब इनमें देखो बेटे, ये बताओ 32 और 2 16, ये सल्फर होता है 32, कितना होता है? 32, 32 और 2 34, कितना हो जाएगा? 34 यू, कितना हो जाएगा? 34 यू। SO2 16 16 32 और 32 64, नहीं आया? जी। ठीक। और 16 16 32 16 3 48, 48 और 32, हाँ 48 और 32, 16 16 32 16 3 48, 48, तो ये कितना हो जाएगा? 16 पंजे 80, कितना हो जाएगा? 80, 80 यू, ठीक है, नहीं आया। फिर उसके बाद H2SO4, आप इसको सॉल्व करो, 2 प्लस 32, हाँ प्लस 16 चक्कू 64, कितना हो जाएगा बिटिया? ये आ जाएगा आपका 98, कितना आ जाएगा? 98, समझ में आ रहा कि नहीं? इसको सॉल्व करो, 3 प्लस 31 प्लस 64, ये आ जाएगा 98, ये भी 98 आ जाएगा। यस सर। अच्छा, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 14, 1 प्लस 14, 16 तियाँ 32, 16 तियाँ 48, हाँ कि ना? 16 16 32 16 तियाँ 48, ठीक। 48 10 58, 4 62 और 1 63, ठीक है, तो 63 यू, क्लियर। अब यहाँ पे इसको देखो, ठीक, तो ये आपका 62, ये भी आए, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 62 है, कितना? ये हो गया आपका 16 16 32 16 3 48, ऐसे लिख लो, 2 प्लस 6 प्लस कार्बोनेट आपका 16 16 32 16 3 48, ठीक, नहीं आया। तो बेसिकली 48 और 2 गड़बड़ करें, 16 3 16 16 32 16 3 48, सॉरी कार्बन का 12 होता है, क्या होता है? वही हमने कहा 6 लिख दिया, हाँ। 48 और 2 50, और 50 और 12 कितना हो जाएगा? 62, सॉरी 62 आता है, 63 नहीं, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो,
यहाँ पर एक और चीज़, जैसे आपने मान लो H2SO4 का 2H निकाल दो तो क्या सल्फेट बनेगा? क्या बनेगा बेटिया? सल्फेट। ये सल्फेट बनेगा? हाँ जी। हाँ। अच्छा, इससे आप 3H निकाल दो तो क्या फॉस्फेट बनेगा? जी। क्या बनेगा? फॉस्फेट। PO4-3 बनेगा कि नहीं? जी। अच्छा, इससे ये निकाल दो तो NO3- बनेगा, नाइट्रेट बनेगा कि नहीं? जी। हाँ। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं, हाँ कि ना? ठीक है, एक बात बताओ, इससे क्या बनेगा बिटिया? 2H निकालने के बाद SO4-2, हाँ जी। क्या बोलते हैं इसको? सल्फेट। क्या बोलोगे? सल्फेट। इसको निकालने के बाद क्या बनेगा? PO4-3, 3H निकलेंगे तो 3 माइनस आ जाएंगे तो क्या बनेगा? फॉस्फेट। क्या बनेगा? फॉस्फेट। इसको 1H निकालोगे तो NO3- क्या? नाइट्रेट। क्या बनेगा? नाइट्रेट। नाइट्रेट। इसको 2H निकालोगे तो क्या बनेगा? CO3-2। तो ये क्या हो जाएगा? कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कार्बोनेट। बेटा एक चीज़ बताओ, जब 2H चले गए तो 98 में से 2 चले गए तो कितना बचा? इसका कितना आएगा? 96U नहीं आएगा? जी। भैया बिटिया इसमें 98 थे, 3 चले गए तो इसका कितना आएगा? 95U नहीं आएगा? जी। इसमें बिटिया देखो, एक एच चला गया तो NO3 के नाइट्रेट के लिए क्या 62U नहीं आएगा? और कार्बोनेट में 2 चले जाएंगे तो क्या 60 नहीं आएगा? कितना आएगा? 60U नहीं आएगा? बोलो समझ में आ गया? तो अगर तुम ध्यान से समझो, H2SO4 98 और सल्फेट 96, H3PO4 98 और फॉस्फेट 95, नाइट्रिक एसिड 63 और नाइट्रेट 62, H2CO3 कार्बोनिक एसिड कितना होता है? 62 और कार्बोनेट 60। अब अगर कार्बोनेट 60 है बेटिया, देखो ध्यान से, अब ध्यान समझो, अगर आपने कहा Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट है, क्या है? सोडियम सल्फेट। है कि नहीं है? अगर आपने कहा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कहा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, फिर आपने कहा, मान लो आपने लिख लिया सोडियम नाइट्रेट, क्या लिख लिया? या आप पोटेशियम ले लो, कोई दूसरा बनाते हैं, ठीक? इनका नाम आप लिख लेते हो कि नहीं लिख लेते हो? हाँ कि ना? अब ध्यान समझो, पूरा करने की कोई ज़रूरत? 23 दूना 46, 46 और 96, तो ये दोनों हो गया 23 दूना 46 और प्लस 96, नहीं आया? इसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे याद करो, सल्फेट का क्या होता है? जी। 96, कितना होता है? 96। नहीं आया? बार बार करने की जरूरत नहीं है, 16 चक्कू 64 और 64 32, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सल्फेट का याद रखो, सल्फेट का कितना होता है? 96। सल्फ्यूरिक एसिड का 98 तो सल्फेट का 96, फॉस्फोरिक एसिड का 98 तो फॉस्फेट का 95, हाँ कि ना? 3 चला जाएगा। नाइट्रिक एसिड का अगर 63 है तो उसमें से 1 चला जाएगा, 62 हो जाएगा। कार्बनिक एसिड का 62 है तो 2 चला जाएगा तो 60 हो जाएगा, नहीं आया? अब कैल्शियम है 40, कैल्शियम है कितना? 40 और कार्बोनेट है 60, तो 40 60 100, 40 60 नहीं आया? बोलो समझ में आ गया? ये 6 6 12, 6 6 12 तो ये 142 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? नहीं आया? अच्छा, इसको देखो, पोटेशियम कितना होता है? 40 और नाइट्रेट कितना होता है? 62, हाँ, तो कितना हो जाएगा? 102, कितना हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ इसको फटाफट करने की ज़रूरत है, नहीं आया? आप जितना फास्ट रहोगे इन सब चीज़ों में उतना आपका फ़ायदा होने वाला है। एक बात बताओ, एक प्रोटॉन लगभग एक न्यूट्रॉन लगभग एक एमयू लगभग एक यू, मतलब एक एमयू या एक यू, बोलो बात एक ही है। क्या वो एक इतने केजी के बराबर होता है? क्या वो इतने ग्राम के बराबर होता है? क्या वो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन C612 होता है? नहीं आया, मतलब वो रेफरेंस वैल्यू है, नहीं आया। तो अगर एक प्रोटॉन की वैल्यू देखो, एक न्यूट्रॉन, क्या एक एमयू लोगे या एक यू लोगे? नहीं आया। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड करके जो है उसके आगे यू लगा दो, क्या लगा दो? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 1 यू 4 यू 7 यू 9 यू 10 यू 12 14 16 आ गए ना? ऐसे कर लिया, आगे क्या लगा दिया? यू। क्या लगा दिया? ये तो हमने एक एक की बातें कर ली। अब मिलाने लगे तो हाइड्रोजन 2 मिले तो 2 यू, नाइट्रोजन 14 14 28, ऑक्सीजन 16 16 32, 16 16 32 16 3 48, हाँ कि ना? 12 16 16 32, 32 और 12 44, नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कार्बन 12 16 28, नाइट्रोजन 14 और 3 17, अमोनिया कैसे होती है? क्या आपको ये याद है ना? ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? ये कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन गैस। ये कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस। कौन सी? ऑक्सीजन। ये कौन सी है? ओजोन गैस। कौन सी गैस? ओजोन। ये कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी?
कार्बन डाई ऑक्साइड, ये कौन सी है बेटिया? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक ऑक्साइड मतलब मोनो, दो मतलब डाई, तीन मतलब ट्राई, समझे? जी। कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सी ऑक्साइड? मोनोऑक्साइड। ये कौन सी बेटिया गैस है? अमोनिया। कौन सी है? अमोनिया। ये कौन सी है? क्लोरीन गैस। कौन सी गैस? क्लोरीन। एक्वेरियम एक्वेरियम में डालते हैं इसको, ठीक? नहीं आया? एंटी बैक्टीरियल होती है, क्लियर? अच्छा, ये कौन सी है? HCl गैस, ठीक? ये कौन सी है? तो पानी है। ये क्या है? ये तो पानी है। बोलो समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? क्या हमने दो दो बनाने सीख लिए? क्या हमने बहुत सारे बनाने सीख लिए? हाँ कि ना? जो कॉमन कॉमन है हमने बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से सीख लिए हैं। सीख लिए कि नहीं सीख लिए? अच्छा, अब अच्छा, ये यहाँ तक तो हमें कहानी समझ में आ गई है, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार फिर से देख लें शानदार तरीके से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए। बेटे यहाँ तक समझ में आ गया? जी। तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि हम अब पढ़ेंगे मोल। क्या पढ़ेंगे? मोल। अगले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? मतलब अगले टॉपिक पे हम क्या पढ़ेंगे? मोल। तो अगर किसी का मोल कंसेप्ट स्ट्रांग है, नहीं आया? अगर किसी का मोल कंसेप्ट स्ट्रांग है तो उसकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आसान हो जाती है। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री। जो बच्चा भी मोल कंसेप्ट के अंदर फंसा, उसको मोल निकालने नहीं आ रहे, ठीक? और हम तुमको ऐसी सी ट्रिक्स बताएंगे उसमें कि तुम बहुत आसानी से कर पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब देखो, सल्फ्यूरिक एसिड 98 तो सल्फेट 96, फॉस्फोरिक एसिड 98 तो फॉस्फेट 95, नाइट्रिक एसिड 63, कितना होता है? 63। जी। तो नाइट्रेट कितना हो जाता है? 62। कार्बोनिक एसिड कितना होता है? 62। तो कार्बोनेट हो जाता है 40। नहीं आया? अब कार्बोनेट का याद रखना। अब कार्बोनेट के आगे सोडियम लगा दो, सोडियम कार्बोनेट, तो 46 कितना हो जाएगा? 46 + 60 106, 106। नहीं आया? आ गया। तो ऐसे हम कुछ 20-25 बनाते हैं ताकि तुम्हें अच्छा लगे, ठीक? जी। ध्यान समझो, इधर देखो। ऑक्साइड, कौन सा? ऑक्साइड। ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है? 16। कितना होता है? 16, ठीक? अब ध्यान समझो। जैसे मान लो हमने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लिखा? कैल्शियम, या मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या लिखा? मैग्नीशियम। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। या फिर हमने लिख दिया फेरस ऑक्साइड, क्या लिखा? या हमने लिख दिया फेरिक ऑक्साइड, क्या लिख दिया? नहीं आया? ये सारे ऑक्साइड लिख दिए हमने। या फिर हमने लिख दिया आपको, जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक? जितने हमने लिखे हैं वो आपको याद होने चाहिए। बाकी जो है क्वेश्चन के अंदर लिख के आता है। क्वेश्चन के अंदर लिख के आता है। मान लो ऐसा कोई भारी भरकम एटम आ गया तो उसका एटॉमिक मास लिख के आएगा, ठीक है? उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फेरिक ऑक्साइड, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है बेटिया? ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है? इसका क्या नाम है? फेरस ऑक्साइड। क्या है ये +2 वाला ऑक्साइड है कि +3 वाला? तो +2 वाला। +2 वाला अस होता है कि एक अस? फेरस ऑक्साइड। क्या है इसे? ये +3 वाला है, Fe2O3, सॉरी Fe2O3। ये +3 वाला है, 3 इधर 2 उधर, हाँ कि ना? ये +3 वाला है, तो ये क्या है? फेरिक। क्या है? फेरिक ऑक्साइड। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं आया? आप ध्यान समझें। कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16, 40 16 56। नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। 24 16, 24 + 16। तो मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छा लगे। 40 + 16 कितना हो गया? 56। 56 ये हो गया। जी। इसका देखो, ये हो गया 24 + 16, कितना हो गया? 24 + 16 30, 24 + 16 कितना हो गया? 40, सॉरी कितना हो गया? 40। कितना हो गया? 40, ठीक? आयरन कितना होता है? 56। कितना होता है? 56 + 16, 56 प्लस तो 6 6 12 और 7 72, कितना हो गया? 72। नहीं आया? क्लियर? Fe2O3, तो 56 56 56 56 112। नहीं आया? 56 56 112 और 16 3 32, 16 3 48, कितना हो जाएगा? 48 48 12 60, 48 12 60 और 100 160। नहीं आया? कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया? जी। अब ध्यान समझें, कुछ और लेते हैं। जैसे आपने लिया मैग्नीशियम सल्फेट, ये क्या है? ये है कैल्शियम सल्फेट। नहीं आया? ये पोटेशियम नाइट्रेट,
पोटेशियम नाइट्रेट हम बना चुके हैं। पोटेशियम नाइट्रेट हमने लिख लिया पोटेशियम कार्बोनेट, क्या ले लिया, पोटेशियम K2CO3, क्या हो जाएगा K2CO3। बोलो समझ में आ रहा है? जी। अच्छा, हमने ले लिया आपका सोडियम सल्फेट हो चुका है, सोडियम कार्बोनेट। फिर हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या ले लिया, सोडियम। अरे यार हाँ ना, तो कुछ बोलो। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ले लिया मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लो, ठीक, क्या ले लो, ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, यस सर। हाँ कि ना। उसके बाद आप जैसे कि मान लो आपको मैग्नीशियम क्लोराइड लेना है, तो आप ले लो मैग्नीशियम क्लोराइड, समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। अच्छा, ऐसे ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे बना सकते हो आप, खेलते जाओ बनाते जाओ। फॉर्मूले बनाना पहले हमने सिखाया था, अब आपका फॉर्मूला मास बनाना सिखाया है, यहाँ तक आएगा तभी मोल समझ में आएगा। जी। अगर आप सोचे कि यहीं से मोल समझ में आने लगेगा तो आपको समझ नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, इसका क्या नाम है बेटिया, मैग्नीशियम सल्फेट, क्या नाम है? अब ध्यान से समझो, मैग्नीशियम होता है 24, सल्फेट होता है 96। यार हाँ ना तो बोलो। यस सर। 6 4 10 और दोबारा नहीं आया 120 यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, कैल्शियम 40, सल्फेट 96, कैल्शियम 40 और ये 96, ये कितना हो जाएगा 136, कितना हो जाएगा 136। पोटेशियम 40 होता है, 40 40 80, 80 60 140, नहीं आया, ये 40 40 80, 80 और कार्बोनेट कितना होता है 60, हाँ कि ना, 8 6 14 140। क्या हम ऐसे फटाफट कर पा रहे हैं? यस सर। क्या फटाफट कर पा रहे हैं? जी। एक लड़का होगा वो वैसे बैठ के जोड़ेगा, जी। पर हम जोड़ेंगे क्या, नहीं, नहीं। हम जोड़ने वाले जी। नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमने सबके याद कर रखे हैं। सल्फेट 96, कार्बोनेट 60, नहीं आया। आ गया। और हाइड्रोजन कार्बोनेट में एक बढ़ा दो, कार्बोनेट 60 तो एक 61, जी। नहीं आया। समझ में आया कि नहीं? यस सर। अच्छा, 23 23 46, 46 प्लस 60 106, नहीं आया 106। बोलो समझ में आ गया? Yes. एक बच्चा सोडियम कार्बोनेट को लिख रहा होगा और हम 106 करके निकल लेंगे। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? जी। नहीं आया? आ गया। नहीं आया। तो जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते Yes, हैं, sir. प्रैक्टिस करते हैं, वो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, जी। हाँ कि ना, जी। सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब बहुत भौकाली पढ़ाते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, जी। बट बच्चे की प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। जी। टीचर तो सारे अच्छे ही पढ़ाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, बच्चे की अपने प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है, कितना वो प्रैक्टिस करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। चलो, ये क्या है बेटिया, कैल्शियम, ये कैल्शियम सल्फेट है, क्या है, कैल्शियम सल्फेट। ये क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट, क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट। ये बनाने सिखाए हैं भाई, 100 150 300 फॉर्मूले आपसे बोले थे बनाने को, बनाए थे, बनाते तो आपको समझ में आता। या फिर अगर आपको फॉर्मूले बनाना नहीं आते हैं तो हमारी एक वीडियो है, कौन सी, केमिकल फार्मूला सीक्रेट्स, प्लेलिस्ट में जाएंगे मिल जाएगी आपको, ठीक, वहाँ से देख लें केमिकल फार्मूला कैसे बनाए जाते हैं, ठीक। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, क्या है, सोडियम कार्बोनेट। यार हाँ ना तो बोलो। Yes, अब देखो, इसका नाम है सोडियम, इसका सोडियम कार्बोनेट है, उसमें एक हाइड्रोजन लग गया तो सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, क्या बोलोगे, सोडियम। बोलोगे सोडियम बाई कार्ब। बेकिंग सोडा काहे में काम आता है, बेकिंग सोडा है तो सॉल्ट, लेकिन बेसिक सॉल्ट होता है। कैसे सॉल्ट होता है, बेसिक। तो जैसे दूध होता है, दूध, जी। तो दूध फट ना जाए थोड़ा मिला देते हैं, ठीक, क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए थोड़ा सा सोडा मिला देते हैं। दूध वाले क्या करते हैं, सोडा मिला देते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा, तो इसका देखो क्या हो जाएगा, 23 1 24, 23 1, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो 24 प्लस 60, इसका कितना होता है 60, इसका कितना हो जाएगा 24 60 कितना हो गया 84, कितना, नहीं आया, आ गया। चमका। जी। अब देखो, मैग्नीशियम का 24 कितना होता है मैग्नीशियम का, और ये होता है क्लोरीन का 71 कितना होता है 71, 35.5 इंटू 35.5 प्लस 35.5 71 कितना होता है, तो ये आ जाएगा 4 1 5 और 7 2 9 95। बोलो हाँ कि ना? यस सर। अबे कितने सारे फॉर्मूले तुमको सिखाए हैं अभी फ़िलहाल बना के भी, और उनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सब कुछ सिखा दिया कि नहीं सिखा Yes, दिया? sir. कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शर्माने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। तो यहाँ तक पहले नोट कर लें, ठीक है, नहीं आया, यहाँ तक नोट कर लें।
नोट कर लिया? अब यहाँ पे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और हैं, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, ठीक है। जी तो ये जो है आपका एक चैप्टर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जी उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में टर्म्स रिलेटेड टू एटम्स फिर से आएगा, वहाँ पे डिस्कस करेंगे, Yes, ठीक। sir. अभी हम जी। बीच पे घिचपिच नहीं करना चाह रहे हैं, क्यों? जी क्योंकि यहीं से मास से फटाक से आपको मोलर मास में कन्वर्ट करना सिखाएंगे। नहीं आया? sir. चमका? Yes, तो sir. इसमें बीच में खिचपिच करें तो फ़ायदा नहीं है। वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में आपको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक। एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रोफाइल 1। अच्छा, जी अब समझो यहाँ तक कि आपका जो बेसिक लल्लू टाइप केमिस्ट्री होती है वो ख़त्म हो गई है। बेसिक लल्लू टाइप केमिस्ट्री जो होती है वो ख़त्म हो गई। समझ में आ रहा कि नहीं? अब यहाँ से आपका शुरू होगा जेई और नीट का जो परफेक्ट सिलेबस होता है, सर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यस सर तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को हमने 5 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। नहीं आया? कितने सेक्शंस में? 5 यहाँ तक के नोट हो गया ना? इसको हटा देना, एक बार लिख लो, अगर नहीं लिखा है स्क्रीन पॉज करो, लिख लो, ठीक। चलो लिख लिया, चल ठीक। अब ध्यान समझो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये आपका पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। इसकी Yes, sir. फील्ड ले ली तो सबको आपको समझ में आ जाए, ठीक। जी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा मोल कंसेप्ट। क्या पढ़ाया जाएगा? मॉल मोल कंसेप्ट। नहीं आया? फिर आपको पढ़ाया जाएगा परसेंटेज पे चर्चा। परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मॉलिक्यूल में किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना जी। और परसेंटेज से किसी चीज़ का मॉलिक्यूल फॉर्मूला बनाना, किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना और परसेंटेज से किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना, हाँ कि ना। या कि कभी मिनिमम मोलर मास पूछ ले, या कोई परसेंटेज का कोई और टाइप का क्वेश्चन आ जाए, या एवरेज परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें एवरेज पूछ लेता है। ऐसे परसेंटेज वाले मल्टीपल सवाल जेई और नीट के हम कवर करेंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी तो परसेंटेज पे जितनी घंघोर चर्चा हम कर सकते हैं करेंगे, ठीक। नहीं आया? जी क्लियर? फिर उसके बाद आपका आता है कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सारी चीज़ें। वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम, पीपीवी, मोल फ्रैक्शन, हाँ कि ना। यस सर फिर एक दूसरे में कन्वर्ट करना, एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सिखाएंगे आपको। जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर उसके बाद आपको पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर। क्या पढ़ाएंगे? ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आया? क्या पढ़ाएंगे? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब आपको रेडॉक्स कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ाएंगे, मतलब पूरी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? फिर वहाँ से कितने टाइप की रिएक्शन होती हैं वो सारी पढ़ाई जाएंगी। नहीं आया? जी कितने टाइप की रिएक्शन होती है वो सारी पढ़ाई जाएंगी। वो पढ़ने के बाद आपका वापस से पहले चैप्टर में आएंगे और पढ़ाएंगे क्या? स्टोइचियोमेट्री। क्या? स्टोइचियोमेट्री की कैसे एक रिएक्शन में इसका इतने ग्राम, इसका इतने ग्राम, इसका इतने मोल, इसका इतने मोल लिया गया है, तो इतने मोल बना होगा, किसका कितना बना होगा, किसका कितना बचा होगा, कि ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं? जी बोलो, समझ में आ गया? Yes, sir. मतलब ऐसे मल्टीपल प्रोफाइल्स में हम करेंगे। हम 2 चैप्टर को एक सिंगल चैप्टर बना के पढ़ते हैं। नहीं आया? कौन 2 चैप्टर? कौन से 2 चैप्टर? रिएक्शन सॉल्यूशन नहीं, पहला हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और रिडॉक्स, दोनों को सिंगल बना के हम पढ़ते हैं। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि उसका थोड़ा सा बता दिया। फिर क्योंकि स्टोइचियोमेट्री पढ़ाने से पहले जी अगर आपको रिडॉक्स कॉन्सेप्ट पता होगा, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पता होगा और मोल कॉन्सेप्ट पता होगा, मोल कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लिया, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर और रिडॉक्स पढ़ने के बाद अपने रिडॉक्स कॉन्सेप्ट या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। फिर जब स्टोइचियोमेट्री लगाओगे तो आप दोनों से खेल पाओगे कि इसमें रिडॉक्स लगाएं या इसमें मोल कॉन्सेप्ट लगाएं। यस सर रिएक्शन लिखी है जी। तो कौन सा आसान पड़ेगा, सॉरी कौन सा आसान पड़ेगा, मतलब मोल कॉन्सेप्ट इसमें क्वेश्चन में आसान पड़ेगा या रिडॉक्स कॉन्सेप्ट आसान पड़ेगा। नहीं आया? इसीलिए वो पहले पढ़ा देता हूँ। नहीं आया? और रिएक्शन बाद में करवाता हूँ, सबसे लास्ट में। क्यों? क्योंकि एक बार बच्चे को समझ में आ जाता है, फिर कहता है अरे यहाँ तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत है, यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत है। नहीं आया? यस सर समझे? जी तो ये हम कवर करने वाले हैं, ठीक। Yes. बाकी आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट करें, ठीक। और बहुत सपोर्ट मिल भी रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। बहुत लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, ठीक। और बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, ठीक है। तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक। थैंक यू।